नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। बांग्लादेश बांग्लादेश और चीन के बीच में जो द्विपक्षीय वार्ता है, उस वार्ता को लेकर बांग्लादेश ने जिस प्रकार चीन को रिएक्ट किया है और चीन को 2 गज दूर दिखाया है, यानी कि कोविड का 2 गज दूर जिस तरह से चीन को दिखाया है। और यूनाइटेड स्टेट ने कल जो स्टेटमेंट दिया क्वाड्रिलेटरल को लेकर, और भारत जिसके प्रभाव में इस समय बांग्लादेश की सरकार है, और बांग्लादेश इस समय नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाने को तैयार है। वहाँ की सरकार आज की तारीख में सब कुछ भुला करने से मतलब ये है कि पुरानी जो टाई-अप्स थी, पुराने जो रिलेशंस हैं चाइना के साथ, उनको भुलाकर वो आज भारत के साथ बहुत अच्छे रिलेशन बना चुकी है। उसको ध्यान में रखते हुए क्वाड को काउंटर करने के लिए चीन क्या कदम उठा रहा है, इस पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हुआ ये कि 2 दिन पहले चीन के विदेश मंत्री ढाका आए और ढाका में आकर उन्होंने बांग्लादेश के अंदर उनकी ज़मीन पे खड़े होकर या उनके साथ वार्ता करते हुए उनकी ज़मीन पर खड़े होकर बांग्लादेश को धमकियां दे डाली। धमकियां कैसी? अब इंटरनेशनल मैटर्स में धमकियां कोई ऐसी नहीं होती कि हम आपको गोली से उड़ा देंगे। इंटरनेशनल मैटर्स में धमकियां बायलैटरल रिलेशन के दौरान होती हैं। बायलैटरल रिलेशन के दौरान चीन के विदेश मंत्री ने जिस प्रकार स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेश क्वाड्रिलेटरल में शामिल होता है या क्वाड देशों के साथ किसी प्रकार का संबंध रखता है तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा और चीन उसको माफ़ नहीं करेगा। इसलिए बांग्लादेश को, ढाका को ये सोचना होगा कि वो क्वाड का हिस्सा ना बन जाए। क्यों? क्योंकि क्वाड, जिसको क्वाड्रिलेटरल टाई अप कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल टाई अप में उनका कहना था कि ये गुंडों का एक समूह है जो चीन के खिलाफ खड़ा हुआ है और इसमें बांग्लादेश उनका साथ नहीं दे सकता। हालांकि क्वाड्रिलेटरल के मामले में बांग्लादेश एक समय चीन का साथ दे रहा था। क्वाड्रिलेटरल 2007 में शुरू हुआ था मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय पर, और उस समय भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया हालांकि बाद में जापान हमने बाद में बुलाया, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने मालाबार एक्सरसाइज शुरू की थी। मालाबार एक्सरसाइज को बाद में जापान के आने के साथ उसको क्वाड्रिलेटरल कहा गया था। और हिंद महासागर में चीन की गतिविधियां जो चल रही थी उनको काउंटर करने के लिए शायद शुरू हुआ। बाद में चीन के प्रभाव में, जब चीन ने बहुत दबाव बना तो चीन के प्रभाव में भारत सरकार ने क्वाड की एक्सरसाइज बंद कर दी थी। क्वाड की एक्सरसाइज बंद करने के बाद जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बैठी तो नरेंद्र मोदी जी ने वो एक्सरसाइज फिर से शुरू की। अब ये जो 2004 से लेकर 2014 का पीरियड है, इस पीरियड में हिंद महासागर में चीन ने भारत को चारों ओर से घेरने का प्रयास किया और ये खतरा मंडराने लगा था कि चीन भारत को चारों ओर से घेरकर क्या भारत के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने के विचार बना रहा है, खासतौर से अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के क्षेत्र में। मैं आपको उन रिलेशंस के बारे में बताऊं कि 2004 से 14 के बीच में हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंध सबसे ज़्यादा मतलब हाई टाइम लो स्तर पर रहे। हाई टाइम लो स्तर पर रहे का मतलब मैं नेपाल की बात करता हूँ, मैं बांग्लादेश की बात करता हूँ, मैं श्रीलंका की बात करता हूँ और मैं म्यांमार और साथ में मालदीव की बात करता हूँ। ये सब हिंद महासागर के हिस्से हैं। हिंद महासागर में इन सभी देशों के साथ भारत की सरकार के 2004 से 2014, जबकि 1996 से लेकर 2004 तक भारत सरकार ने अपने पड़ोसियों के साथ बेस्ट रिलेशन बनाने का प्रयास किया। और वाजपेयी जी की सरकार के समय पर उन्होंने कहा था कि सब कुछ बदला जा सकता है, पड़ोसी नहीं बदला जा सकता, इसलिए पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाना उनकी प्राथमिकता है। उस दौरान वाजपेयी सरकार के टाइम पर हमारे इन देशों के साथ बहुत अच्छे रिलेशन कायम हो गए थे, लेकिन चीन को ये नागवार गुजरा क्योंकि चीन की विस्तारवादी नीति के तहत उसको हिंद महासागर में अपने युद्धपोत लगाने थे। अब हिंद महासागर है तो हिंदुओं का, यानी कि अगर हम कहें कि पोस्ट प्री इंडिपेंडेंट यानी कि 1947 से पहले ये सभी मोस्टली कंट्री ब्रिटेन के कब्जे में थे, नेपाल को छोड़कर।
और ये ब्रिटिश एम्पायर के पार्ट थे। उससे पहले अगर हम बात कहें तो हिंद, ये जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो हिस्सा है वो ऊपर से, जिसमें भारत, आज का भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और मॉरिशस, ये क्षेत्र, और म्यांमार, ये क्षेत्र हिंद, ये हिंद कॉन्टिनेंट के, हिंद इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हिस्से हैं, यानी कि भारतीय उप महाद्वीप के हिस्से हैं। और ये कभी पिछले 4000 साल के इतिहास को अगर उठाकर देखेंगे, उसमें से 2500 से 3000 साल का लिखित इतिहास है। ये भारत से टूटते और बिछड़ते रहे हैं और भारत में मिलते रहे हैं। सिर्फ डिपेंड किया है कि शासक भारत में कौन बैठा। जैसे मैं कहूँ कि अगर मौर्यों के समय पर कोई बैठा तो मौर्यों ने उनको पूरा एक हिस्सा बना लिया, मौर्यों के बाद फिर विभाजित हुआ, और फिर जब गुप्त बैठे तो गुप्तों ने इस पर पूर्ण रूप से, इस पूरे क्षेत्र पर फिर से अपना कब्जा करके और शासन किया। गुप्तों के बाद जब ट्राई पार्टी युद्ध हुआ तो उस समय भी तीनों हिस्से, चाहे वो आंध्र सातवाहन वंश हो, चाहे वो कामरूप यानी कि असम का पाल वंश हो, या फिर वो गहड़वाड़ा वंश हो, इन सब ने मिलकर इस क्षेत्र पर पूरे पर अपना प्रभाव रखा। कहने के लिए अगर हम कहें कि नेपाल भी कहीं बाहर नहीं रहा, नेपाल का राजा भी इसी सब कॉन्टिनेंट में रहा और वो यहाँ के सम्राट के साथ अपनी कॉम्पेटिबिलिटी बनाए रखा। यानी कि जो छोटे छोटे राज्य बने उनमें नेपाल छोटा राज्य तो रहा, सीमांतवादी क्षेत्र तो रहा, और इसके साथ अगर हम कहें तो तिब्बत का क्षेत्र भी ऐसा रहा। तो इन क्षेत्रों में भारत का प्रभाव सदैव से रहा। हालांकि 1947 के बाद भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो इन सभी क्षेत्रों के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाते हुए, जो सार्क कंट्रीज़ हमने बनाए हैं, साउथ एशियन कंट्रीज बनाए हैं, वो सार्क कंट्रियों की जो अवधारणा आई उससे पहले 47 में ही ऐसे प्रयास किए जाने थे कि हम चूँकि सभी आज़ाद हुए थे इसलिए भारतीय सब कॉन्टिनेंट को एक साथ मिलाया जा सके। हालांकि पाकिस्तान के साथ ऐसा संभव इसलिए नहीं था क्योंकि पाकिस्तान लगातार हिंदुस्तान पर दारुल इस्लाम लाए और हिंदुस्तान पर कब्जा करे और कब्जा करके हिंदुस्तान को इस्लामिक शासन में लेकर जाए, ऐसा प्रयास करना शुरू कर दिया था। लेकिन हम म्यांमार जो 1937 में भारत से अलग हुआ, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश जो बाद में 1971 के बाद बना, मालदीव, मॉरिशस, इन सब के साथ अच्छे संबंध बना सकते थे। अगर हम सीधा ना बनाते तो कम से कम यूरोपियन यूनियन टाइप की एक यूनियन बना सकते थे जो एक संयुक्त सेना को रखती और पूरे विश्व को चैलेंज करती। दुर्भाग्य से 1947 में जो सरकार बैठी उसके पास विदेश नीति नाम की कोई नीति ही नहीं थी और परिणाम ये निकला कि क्षेत्र सब में इंडिपेंडेंट रहे। फिर भी चूँकि ये स्वतंत्र हुए थे उस समय विश्व इस दृष्टि से नहीं सोचता था क्योंकि कॉलोनियल सिस्टम खत्म हुआ था, यूएनओ चालू हुआ था और सब कंट्री संसार में अपने आप को सॉवरेन कहना शुरू कर दिया था। लेकिन जो चीन ने 1949 के बाद विस्तारवादी नीति शुरू की उसको ध्यान में रखते हुए भारत जब मजबूत होना शुरू हुआ 1996 के बाद और भारत ने अपनी शक्ति को संसार में दिखाना शुरू किया, चाहे वो पोखरण का मामला हो, चाहे वो सैटेलाइट्स का मामला हो, चाहे वो और इस प्रकार के वेपन्स बनाने का मामला हो या विदेश नीति का मामला हो, वाजपेयी सरकार के बाद भारत ने जो चाल चली, जो जिस रास्ते पर वो चला, वो रास्ते से चीन को समस्याएं होने वाली थी और अब उसका टारगेट भारत था। इसलिए उसने इन देशों के साथ टाई अप करना शुरू कर दिया था और 2004 में लगभग श्रीलंका के साथ भी 2004 में ही उनके संबंध बने, 2004-05 के तरफ ही बांग्लादेश के साथ उनके अच्छे संबंध बने, म्यांमार में सैनिक शासकों के साथ उनके अच्छे संबंध बने, मालदीव में वो एंट्री मारने में सफल रहे और यहाँ पर वो अपने युद्धपोत भी लगाने में सफल हो गए थे। सौभाग्य से 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी सरकार बैठी तो नरेंद्र मोदी जी ने वही पॉलिसी जो वाजपेयी की पॉलिसी थी उस पॉलिसी पर विशेष ध्यान देते हुए इन क्षेत्रों को पुनः, यानी कि पड़ोसियों के साथ पुनः अच्छे संबंध हो, इसके लिए काम करना शुरू किया। बांग्लादेश फिर से भारत के खेमे में आया और बांग्लादेश के जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में जिस प्रकार से चीन ने इंटरवीन करना शुरू किया था बांग्लादेश के साथ, वो सारे प्रभाव धीरे धीरे करके ख़त्म होने शुरू हुए। हालांकि लंका अभी भी चीन के प्रभाव में है। मालदीव ने
चीन से अपने संबंध तोड़ दिए। मालदीव से जो उनके युद्धपोत वगैरह लगे हुए थे या जो जो नेवी शिप्स लगे हुए थे, वो सब धीरे धीरे करके नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद हिंद महासागर को खाली करवाना शुरू कर दिया गया था। और इधर क्वाड्रिलेटरल की क्वाड की एक्सरसाइज, मालाबार एक्सरसाइज दोबारा शुरू कर दी गई थी। और मालाबार एक्सरसाइज दोबारा शुरू करने का परिणाम ये निकला कि जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने यहाँ काम करना शुरू किया। हालांकि पहले इसमें सिंगापुर भी शामिल था, लेकिन अभी सिंगापुर को दोबारा लाने का प्रयास मोदी सरकार कर रही है। इस प्रकार ये जो पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर जो भी विदेशी, चाहे वो चीन हो चाहे वो और कोई कंट्री हो, जिसने भी नज़र उठाई, उसका केंद्र बिंदु सदैव, यानी कि इस क्षेत्र का केंद्र बिंदु सदैव भारत की सरकार रही है। और ये सभी कंट्री भारत की तरफ हमेशा देखते रहे हैं, क्योंकि भारत के बगैर इनकी विदेश नीति नहीं चल सकती। केंद्र बिंदु में भारत ही है। किंतु जब भारत कमज़ोर हुआ, भारत में लूट खसोट शुरू हुई, भारत कर्जे में चला गया, भारत अपना सोना गिरवी रखने लगा और भारत विदेशों से बैलेंस ऑफ पेमेंट में जब पूर्ण रूप से फंस गया और ये मालूम पड़ गया इन कंट्रियों की कि भारत में अब दमखम नहीं बचा है, लूट खसोट और करप्शन चरम पर पहुंच चुका है, तब इन कंट्रियों की तरफ जब चाइना ने पैसा फेंका और चाइना ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, तो ये कंट्री सब चाइना के खेमे में धीरे धीरे जाते चले गए। अब चाइना ने यहाँ पोर्ट डेवलपमेंट का काम, यहाँ समुद्री विकास का काम, यहाँ पर नेवल एक्सरसाइजेस का काम, या नेवी को स्ट्रांग करना या शिपिंग स्ट्रांग करना, ये सब के नाम से इन कंट्रियों में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था भारत को घेरने के पर्पज से। लेकिन मैंने जैसे कहा कि 2014 के बाद ये हमारा सौभाग्य था कि नरेंद्र मोदी सरकार बैठी और उसने धीरे धीरे करके चीन का प्रभाव हिंद महासागर से ख़त्म करना शुरू कर दिया। हालांकि अभी भी म्यांमार में जैसे ही सैनिक शासन बैठा, तो सैनिक शासन के बैठते ही चीन ने उनकी एड करना शुरू कर दिया, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसलिए हम आन शान शौकी के साथ खड़े थे और हमने बड़े अच्छे रिलेशन उनकी सरकार के दौरान म्यांमार से बना लिए और चीन से एक बड़ी डिस्टेंस इस्टेब्लिश करवा दी थी म्यांमार की। लेकिन अभी हालात फिर से बदले और सैनिक शासन जब वहाँ पर आया तो फिर वो फिर चीन के खेमे में जाते दिखाई दिए। लेकिन इधर मालदीव ने भी संबंध पूर्ण रूप से चीन से तोड़ने शुरू कर दिए। श्रीलंका एक ऐसा स्थान रहा है, श्रीलंका में हमने जब कोलंबो पोर्ट में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, तो उस इन्वेस्टमेंट में जापान के साथ लगभग $400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत और जापान के सहयोग से लंका में किया गया। तो ये लगने लगा था कि अब श्रीलंका जो है भारत के खेमे में आ चुका है। यानी कि भारत सरकार ने, आज की भारत सरकार ने, भारत सरकार के पास इतना धन नहीं है कि वो पोर्ट का डेवलपमेंट कर सके, तो फिर जापान को उसमें इन्वॉल्व किया था, क्योंकि जापान भी वही स्थिति है जो भारत की है। चीन और जापान की परंपरागत सदियों से दुश्मनी है। आज भी चीन के पास 40% क्षेत्र वो है जो कभी जापान के पास हुआ करता था 1945 से पहले। इसलिए जापान ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया और जापान भारत के नेतृत्व में उसने श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन चाइना ने श्रीलंका में भी बौद्ध लोगों को खड़ा करके कि बौद्धों ने विद्रोह कर दिया और ये कहा कि भाई यहाँ पर ये जो जापानी इन्वेस्टमेंट है, ये जापानी इन्वेस्टमेंट और भारतीय इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे, ऐसा अंदर एक उथला पुथली शुरू कर दी चीन के नेतृत्व में। हालांकि उसको श्रीलंका सरकार ने तत्काल इस प्रोजेक्ट को होल्ड पर रख दिया और ये कहा कि हम पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस को सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम भारत सरकार के साथ या उनके साथ आगे की मदद वापस लेने की या मदद उनकी करके और ये पोर्ट डेवलपमेंट का काम शुरू करेंगे। यानी कि हम समझ सकते हैं कि 2014 के बाद जिस तरह से भारत सरकार ने रिएक्ट किया और इन कंट्रियों के साथ संबंध स्थापित करने शुरू किए, उससे चीन की कमर हमने हिंद महासागर में तोड़ तो दी, लेकिन फिर भी चीन की कमर इस समय गलवान के बाद, खासतौर से जब गलवान हुआ तो गलवान के बाद और डोकलाम के बाद विश्व को और ख़ास तौर से सार्क देशों को ये बात समझ में आ गई कि अब भारत पीछे मुड़कर देखने वाला नहीं है। जिस प्रकार इसरो ने संसार में तहलका मचाकर रखा और जिस प्रकार से भारत सरकार ने पूरे विश्व में अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ दिखाई, कल भी मैंने एक लेक्चर में कहा था कि भारत की ग्रोथ मोदी ने
लगभग 14% 2021-22 में लगभग 14% अनुमान किया था, जो विश्व में किसी भी कंट्री से बहुत ज़्यादा है। और अगर वो स्पीड हम मेंटेन कर पाते, कोविड की वजह से वो स्पीड 10% की कही गई, लेकिन अगर हम कर पाते तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रकार का भारत में बन चुका है कि उसकी स्पीड डबल डिजिट के ऊपर, डबल डिजिट तो रहने वाली है और स्पीड तेज होने वाली है। और ऐसा जब आप समृद्ध देश बनकर खड़े होते हैं, इंटरनल अपने अंदर के इंटरनल डिस्टर्बेंसों से आप अच्छा लड़ सकते हैं। जैसे अच्छा लड़ने की बात यहाँ पर आई, तो जब CAA का अमेंडमेंट आया तो CAA के अमेंडमेंट के दौरान भारत सरकार ने जिस प्रकार दृढ़ता से खड़े होकर दिखाई दिया, भारत में किसान के को लेकर जो रिफॉर्म्स लाए गए, उनको लेकर जो इंटरनल डिस्टर्बेंस की गई, उसके खिलाफ भारत सरकार जब दृढ़ता से खड़ी दिखाई दी, या फिर भारत के अड़ोस पड़ोस के जो इश्यूज़ हैं, भारत के जो इंटरनल इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ में या इंटरनल डिस्टर्बेंस है, इंटरनल डिस्टर्बेंस के अगेंस्ट में भारत सरकार जब खुलकर खड़ी दिखाई दी, तो फिर इन कंट्रियों को ये विश्वास ज़रूर हो गया कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब भारत पीछे हटने वाला नहीं है और चीन से ज़्यादा भारत भारी होता जा रहा है। जिस प्रकार से उसने डोकलाम में पीछे बैकफुट पर गया, या फिर अभी हाल ही में वो लद्दाख बॉर्डर पर पीछे गया गलवान में। तो ये सब जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं भारत के, उससे साउथ एशिया में एक स्थिरता तो आई है, लेकिन फिर भी अभी काम बहुत सारा बाकी है जिसमें भारत को काम करना है। इसके साथ ही कल यूएस ने भी स्टेटमेंट दे डाला, और यूएस ने जो स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि उनके बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छे रिलेशन हैं, और बांग्लादेश के साथ जो रिलेशन है वो समझ सकते हैं कि चीन उस पर प्रभावी नहीं हो सकता। हर कंट्री के अपने रिलेशन होते हैं, लेकिन जितने अच्छे यूएसए के रिलेशन बांग्लादेश से हैं, उतने अच्छे चीन के रिलेशन नहीं हैं, ऐसा उन्होंने कहा। हाँ, बात मैं ये कह सकता हूँ कि ये अमेरिका का प्रभाव ना होकर मैं कहूँ कि ये भारत का प्रभाव है। और बांग्लादेश की सरकार के साथ जो जिस प्रकार से मोदी जी वहाँ ढाका जाते हैं, ढाका के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आते हैं और बायलैटरल रिलेशन चलना शुरू होता है, तो हिंद महासागर में जो सिक्योरिटी का मामला है वो भारत को केंद्र में रखकर वहाँ की सरकारें काम कर रही हैं, जिनसे उनको लगता है कि भारत से सहयोग जिस प्रकार मिल रहा है या जो भारत जिस प्रकार ग्रो कर रहा है उससे उनको बल मिलता है। हालांकि मैं फिर से कह रहा हूं, चीन लगातार प्रयास में है कि वो हिंद महासागर में किस प्रकार घेर सके। हालांकि पाकिस्तान उसके खेमे में खड़ा है और साफ तौर से खड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल पैदल हो चुका है, और इतना पैदल हो चुका है कि सऊदी अरेबिया में अभी जब परसों वहाँ इमरान खान गए और इमरान खान वहाँ से आए, तो सऊदी अरेबिया ने कुछ चावल उनको दिया, बोले खाने पीने की चिंता मत करो, हम तुम्हें खाने पीने की सप्लाई कर सकते हैं, बाकी कैश और पैसा नहीं दिया जा सकता। तो पाकिस्तान की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि यूरोपियन यूनियन ने उनके साथ टाई अप तोड़ दिया है। सऊदी अरेबिया जैसे देश उनसे सामान वापस मांग रहे हैं, और UAE जैसे देश उनसे अपना जो पैसा इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट रोक दिया है, और अपने यहाँ अब मंदिरों का निर्माण उन्होंने शुरू किया है। UAE के मंदिर ने भारत में ऑक्सीजन सहित बहुत सारा सामान भी जो टेम्पल वहाँ बन रहा है वहाँ से भेजा दुबई से। तो आप सोच सकते हैं कि किस स्थिति में होगा। और भारत ने जिस प्रकार अपने रिलेशन डेवलप किए हैं विश्व में फॉरेन अफेयर्स में, उससे साफ दिखाई देता है कि सऊदी अरेबिया जैसे देश, जो जिसको लोग इस्लामिक तो कह सकते हैं, अगर वो इस्लामिक रिलेशन की वजह से भारत को या भारत के मुसलमानों की वजह से वो अगर सब मदद कर रहा होता, तो वो पाकिस्तान की मदद पहले करता और भारत की मदद बाद में करता। लेकिन वो पाकिस्तान से रिलेशन तोड़ रहा है, पाकिस्तान को हाशिए पे खड़ा किए हुए है, पाकिस्तान को लगातार नीचा दिखाता जा रहा है और भारत के साथ संबंध टाई अप करता जा रहा है। ये कोई मुस्लिम प्रभाव नहीं है, ये प्रभाव मोदी प्रभाव है, जिससे पूरे विश्व में भारत सरकार ने जो कमाया और कमाकर पूरे विश्व को जिस प्रकार भारत सरकार ने अपने दरवाजे खोले थे और सर्वे भवन्तु सुखना के फॉर्मूले पर चलना शुरू किया था, उसका परिणाम था कि पूरे विश्व ने भारत के लिए मदद बिना कहे, मोदी ने किसी से मदद मांगी नहीं, बिना कहे सभी कंट्री मदद को कहने के लिए कटिबद्ध हुए और मदद बिना कहे भेजनी शुरू कर दी। हालांकि कोई भी कंट्री संसार में ऐसा नहीं होता जिस कंट्री को आपदाओं के टाइम पर विश्व के दूसरे कंट्रियों से एकदम सहायता की आवश्यकता ना हो। क्यों? क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में जब अमेरिका जैसा कंट्री
कोविड के टाइम पर भारत से मेडिसिन मांग सकता है और ट्रंप सरकार सीधा खुला कह सकती है कि भारत के नरेंद्र मोदी जी ने जो मदद की है उसका मैं एहसानमंद हूं, तो फिर आप सोच सकते हैं कि अमेरिका को अगर मदद लेनी पड़ सकती है तो बाकी विश्व का कोई भी कंट्री क्यों नहीं। बांग्लादेश के हम लोग आ जाते हैं, बांग्लादेश के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि भाई हमारी इंडिपेंडेंट नीति है, हमारा अपना करेक्टर है, हमारे भारत के साथ टाई अप हैं, हमारे और कंट्रियों के साथ टाइम, हम किसके साथ टाई अप करेंगे, किसके साथ उठेंगे, किसके साथ बैठेंगे, किसके साथ काम करेंगे, किसको क्या मदद करेंगे, ये चीन तय नहीं करेगा, ये बांग्लादेश की सरकार स्वयं में तय करेगी। इतना कठोर जवाब मुझे लगता है कि बांग्लादेश ने आज तक चीन को नहीं दिया जितना कठोर जवाब आज की तारीख में बांग्लादेश ने चीन को दिया है। ये भारत के जो टाई अप हैं, भारत की जो आज की सरकार है जिसने विश्व में अपनी धाक बनाकर रखी है, और विश्व इस समय अगर कोई एनिमी किसी को मान सकता है, भले ही ऊपर से ना मानता हो, अंदर से मान सकता है, और विकास करने वाले देश जो संसार पर पूरे कब्जा करना चाहते हैं या संसार पर प्रभाव डालना चाहते हैं, वो अगर उनकी नज़र में कोई विरोधी इस समय हो सकता है तो वो भारत के नरेंद्र मोदी ज़रूर हो सकते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में नरेंद्र मोदी का प्रोग्रेस उनके लिए बहुत ज़्यादा खटकने वाला है, वो चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो या और कोई कंट्री हो। इसलिए भारत की सरकार को इस समय प्रिजर्व करने की आवश्यकता है और भारत विरोधी गतिविधियां, इंटरनल सरकार विरोधी गतिविधियां, नरेंद्र मोदी विरोधी गतिविधियों पर विराम लगाने की आवश्यकता है।